ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं रमेशन मीना, हिंदी व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय बूंदी से हूँ। आज हम रणेंद्रकृत ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत उपन्यास के कथ्य और समस्या की जानकारी मिल सकेगी। आदिवासी अस्मिता और उनके संकट का आभास हो सकेगा। आदिवासी मूल संवेदना को समझा जा सकेगा। भूमंडलीकरण के साथ आने वाले संकट के बारे में जान सकेंगे। आदिवासी बनाम विकास में सरकार की भूमिका को समझ सकेंगे। रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता आदिवासी प्रकृति, जीवन, समाज और उनके संकट की पहचान करवाने वाले साहित्य की कड़ी में महत्वपूर्ण है। आदिवासियों की परंपरा, रीति रिवाज और विश्वास ही नहीं, विकास के अभियान में आदिवासियों को अपनी अस्मिता को बचा पाना मुश्किल हो गया है। वे आधुनिक दौर में पूरी तरह से संकटग्रस्त हो चले हैं। आदिवासी के कुछ संकट शुरुआत से रहे हैं, जो कुछ रूप बदलकर और भयावह हो चले हैं। आदिवासी की समस्याएं और संकट आदिवासी तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। यह चेतावनी आदिवासी साहित्य भली भांति देश और समाज को दे रहा है। इस चेतावनी को यह उपन्यास पाठक को सहज सरल भाषा में देकर आगाह कर रहा है। उपन्यास का सारांश हर आदिवासी क्षेत्र की तरह ही असुर समुदाय के रहने के ठिकाने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उपयोगी हो उठे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में बॉक्साइट की खदानें हैं। शिंडाल्को जैसी कंपनी की निगाह असुरों की ज़मीन पर है, तो गोनू सिंह जैसे भी मौके की तलाश में हैं। कंपनियां खदानों को खोदकर बड़े बड़े गड्ढे कर देती है, जिससे उनका जीना हराम हो जाता है। पानी में पनपते मच्छरों से मलेरिया उनकी असमय जान ले रहा है। रचना का मूल विषय यही है कि आदिवासियों की लड़ाई अब ऐसे दुश्मनों से हैं जिनकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, जिनकी पहुंच वैश्विक है और जिनके साथ राष्ट्रीय सरकार खड़ी है। असुर आदिवासी क्षेत्र में कहावत चलती है, घटले खेरवार और बढ़ले राजपूत। गोनू सिंह लालचंद दा के चाचा का सिर जमीन के लिए काट डालता है। जमीन के लिए वह राजपूत से खेरवार आदिवासी बन जाता है। उसका खेत में रोपा करना लालचंद दा और असुरों में से लड़ाई का कारण बनता है। असुर रात में तीर, धनुष और कुल्हाड़ियों के साथ रोपा करने जाते हैं। मुठभेड़ में बालचंद असुर के गोली लगती है, 7 घायल हो जाते हैं और असुरों के द्वारा किए रोपे को उखाड़कर गोनू अपना रोपा करता है। असुरों की लड़ाई 5 एकड़ के लिए आरंभ होती है। उनके लिए छोटी लड़ाई नहीं है। इसके लिए वे पड़ोसी दलितों से सहयोग लेते हैं। पड़ोसी है कि 5 एकड़ के लिए नहीं लड़ सकते। इस घटना से लालचंद दा चिंता करते हुए सोचते हैं, जिसका उत्तर न उनके पूर्वज तलाश पाए थे और न वे ढूंढ पा रहे हैं कि कब तक पीछे हटा जाए और कहाँ तक पीछे हटा जाए। वे आज से नहीं, वैदिक काल से पीछे हट रहे हैं। असुरों की लड़ाई में दलित भी शामिल होते हैं। तब कोयला प्रखंड की सभी खदानों में काम ठप हो जाता है। ग्रामीणों, मजदूरों और आदिवासियों का बड़ा जुलूस निकलता है। जुलूस में सबसे आगे बुधनी और एतवारी संघर्ष समिति का बैनर लिए होती है। असुर कोलों को गंभीरता से न लेने वाले प्रशासन की पेशानी पर बल पड़ जाते हैं। जब खदान बंदी 3 दिन के पार पहुंच जाती है, सशस्त्र बल की टुकड़ी शांत महिला भीड़ को देखकर वापस लौट जाती है। अंचल बंद तक तो ठीक ही था, पर जब पाठ के 30-40 खदानों में काम बंद हो जाता है, तब बात स्थानीय न रहकर ग्लोबल गांव के देवता तक पहुंच जाती है। ग्लोबल गांव के देवताओं की शक्ति से असुर पहली बार टकराते हैं। अब तक वे भले ही वैदिक देवों से लड़ते झगड़ते रहे, हारते जीतते रहे, कंपनियों के हाथ बहुत लंबे होते हैं। असुरों से लड़ने वाले कंपनी के प्रबंधक किशन कन्हैया पांडे 50 के पार होने पर भी कंवारे हैं। वे अपना काम साम दाम दंड भेद से करने में पीछे नहीं है।
वे 15 साल से क्षेत्र में जमे हुए हैं। ग्रामीण युवतियां इफरात में हैं, जहां कई अक्षत यौना मिलती वे मनोयोग से मंत्र साधना में डूब जाते, लेकिन पहली बार उनका ऐसी चौकड़ी से सामना होता है जो उनके हाथ से फिसल जाते हैं। पांडे जेम्स की बहन सलोनी को कंपनी में नौकरी की कीमत पर बंदी तोड़ लेते हैं। कलेक्टर की व्यवस्था के साथ होते हैं। असुर कैसे अपनी लड़ाई जीत सकते हैं, पुलिस, वन विभाग और न्यायालय उनके खिलाफ खड़े मिलते हैं। मुख्यधारा के पूर्वग्रह। असुरों को लेकर मुख्यधारा के अपने पूर्वग्रह रहे हैं। गैर आदिवासी कथानायिका चौंकना इस बात का सूचक है जो उसके कमरे में घायल अवस्था में आता है। वह असुर है जो उसका खाना बना रही है। वह असुर है, वह मानकर चलता है कि असुर माने राक्षस। वह बचपन से ही सुनता आया है, काले कलूटे, लंबे नाखून, दांत वाले, माथे पर सींग वाले असुर होते हैं। अपनी पूर्व धारणाओं से वो शर्मिंदा भी होता है। एक गैर आदिवासी शिक्षक का असुर समुदाय का आंखों देखा हाल बयां होता है। हर बाहरी व्यक्ति की तरह वह भी पहले इस क्षेत्र में आने से डरता है। वह स्थानांतरण करवाने के सारे उपक्रम कर चुका है। ऐसे आधे अधूरे मन से असुरों के बीच आया युवक धीरे धीरे घुलने मिलने लगता है, उनके जीवन को स्वस्थ नज़रिए से देखता है और वही युवक सब को भूलकर उनकी अस्मिता की लड़ाई में शामिल हो जाता है। उपन्यास में आए पात्र और उनके विश्वास। उपन्यास में पूरा असुर समाज ही नायक की तरह चित्रित वर्णित है। पात्रों में लालचन, बालचन और रुमझुम है, तो महिला पात्रों में एतवारी और ललिता पाठक की चेतना को झंझोड़ देते हैं। थोड़े में अधिक कहने का भरसक प्रयास किया गया है, इसलिए पात्रों, घटनाओं और समस्याओं की भरमार होते हुए भी केंद्रीय विषय वस्तु से किसी तरह का विचलन नहीं हो सका है। उपन्यासों में पात्रों की अधिकता के साथ भौगोलिक विस्तार भी है। विषय वस्तु का प्रमुख स्थल भंवरा पाट होते हुए भी अन्य स्थल है कोयलेश्वर आश्रम, साकुआ पाट, पाथर पाट, कांदा पाट और अम्बाटोली गांव है। पात्रों के रूप में कथानायक और लालचन के अलावा बालचन, रुमझुम, एतवारी, गोमकाइन, डॉक्टर रामकुमार, लंगटा बाबा, कन्हैया पांडे, रामचंद, सोमा, भीका, गंदूर, बुधनी, ललिता, कविता और नमिता है। आदिवासी समाज सदियों से अपने सामान्य रीति रिवाजों, अंधविश्वासों के साथ जीवन जीता आया है। उपन्यास के आरंभ में असुर युवक के घायल होने का कारण उनका अंधविश्वास ही है कि धान को आदमी के खून से सानकर बिछड़ा डालने से फसल बहुत अच्छी होती है। इसलिए फसल के सीजन में मूड़ी कटवा लोग तेज कटार लिए अवसर की तलाश में रहते हैं। ऐसे ही मूड़ी कटवा का शिकार लालचन असुर हो जाता है। ऐसी मूड़ी कटवा की क्रिया एक आध साल में अंजाम देते हैं। देवी के थान से जब नगाड़े की आवाज़ आती है तब उन्हें किसी भक्त की बलि देनी पड़ती है, तभी जाकर नगाड़ा बजना बंद होता है। सिर काटने की घटना के चलते ही एक गांव का नाम कटिया पड़ जाता है। बलि प्रथा के विकल्प के रूप में कानी उंगली में चीरा लगा दिया जाता है। ये प्रकृति जीवी असुर अपने अंधविश्वासों के साथ सदियों से जीते आ रहे हैं। काल दुकाल, प्राकृतिक प्रकोप, हारी बीमारियों के सते हुए भी जिंदा रहे हैं। वेद पुराणों में देवताओं से संघर्ष करके भी अपना अस्तित्व बनाए रख सके हैं, पर दुनिया के ग्लोबल गांव में तब्दील हो जाने से इनकी अस्मिता संकट में पड़ जाती है। उपन्यास में आया यह गीत आदिवासी अस्मिता के संकट को अभिव्यक्त करता है। असुरों की लड़ाई जिस बड़ी शक्ति के साथ है, उसका साथ देश की सरकार भी दे रही है। ऐसे में असुर इसके सिवा क्या गा सकते हैं? हम बाकी दिन कैसे गुजारेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं। हमारी रात भरपूर काली रात होने का आश्वासन दे रही, क्षितिज पर एक भी तारा नहीं। असुरों का यह गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा में आए कारुणिक गीत से मिलता है। आओ सब मिलकर रोऊं भारत बाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। आदिवासी महाभारत के अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। असुरों को एक नई
असुरों को एक नहीं कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। पुलिस, वन विभाग और पूरी सरकार है। उनके विरोध में पूरा वन विभाग सक्रिय है। आदिवासी से अधिक कीमती है भेड़िया। खतियान में दर्ज 37 वन गांवों को खाली कराने की नोटिस दे दिया जाता है। क्या तो कोई भेड़िया सबको बचाने की कोई योजना है? अम्बा टोली में नोटिस मिलने के बाद गांव वालों की सभा होती है, जिसमें अपने बल पर आंदोलन करने का निर्णय होता है। सरकार की चिंता भेड़ियों की संख्या 788 से घटकर 176 रह जाने पर है। आदिवासी के बरक्स भेड़ियों का संरक्षण के लिए अभयारण्य बनाया जाता है। भेड़ियों के लिए आदिवासियों को 37 गांव खाली करने होंगे। क्यों न करेंगे खाली? वे घुसपैठिए जो हैं। सरकार नहीं मानती कि वे वर्षों से जंगल में रहते आए हैं। ऐसा तर्क देने वाला वन विभाग बाद में आया है। वनस्पतियों और जीवों की तरह आदिवासी आदिम जाति भी जंगल के स्वाभाविक बासिंदे हैं। इस तर्क को ठुकराया जाता है। भेड़ियों के लिए अभयारण्य चाहिए। उस अभयारण्य को कंटीले तारों से घेरने का ठेका बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांग को दिया जाता है। धर्मधुरीण बाबा और असुर। आदिवासी असुरों का अपना धर्म रहा है, जो अब अपनी चमक खो रहा है। वे शिवदास बाबाओं के शिकार हो रहे हैं। बाबा आदिवासी लोगों को अपने पंजे में जकड़ कर रखना चाहता है। वह सबसे पहले अपना हित देखता है। लंगटा बाबा अपनी हवस पूरी करने के लिए लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलता है। स्त्री की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले बाबा के साथ नए ग्लोबल गांव के देवता भी आ खड़े हुए हैं। बाबाओं का शिकंजा असुरों के लिए भारी पड़ रहा है। उपन्यास में शिवदास बाबा आदिवासियों के धर्म के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ किए बिना अंधविश्वास फैलाने के सारे उपक्रम करता है। वह कंटी बाबा के नाम से पहचान बनाता है। वह आदिवासियों में कंटी अभियान चलाता है। मांस खाना, हड़ियाँ पीने पर रोक लगाता है। कंटी पहनने वाला किसी का छुआ खाना पीना नहीं करता। साफ सफाई, काली वस्तु, काली गाय, गुरु, सुअर से दूर रहना सिखाते हैं। ऊपरी तौर पर बाबा की पारंपरिक सोच में किसी को दोष नहीं दिखता, पर जब वह काली वस्तु त्याज्य कर देता है तो आदिवासियों की बदहाली बढ़ जाती है। उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। आदिवासियों की बचत बैंक मुर्गियां, गायें औने पौने दाम में बेची जाने लगती है। आदिवासी दिवालिया होने लगते हैं। गरीब का खाना, मांस मछली, जिन्हें वह नदी, तालाब और पोखरों से पकड़कर खा लेते रहे हैं, बाबा के बहकावे से भूखों मरने लगते हैं। गेहुआ कपड़ों में लिपटा बाबा ढोंगी, कर्मकांडी और पूरा रंगा सियार निकलता है। डॉक्टर राम कुमार एक कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाता है। वह कितनी ही बार देर रात को अपने डेरे से छोटी बच्चियों के इलाज के लिए आश्रम जाता रहा है। डॉक्टर राम कुमार असुर लालचंद के कंठी पहनने से उतना चिंतित नहीं है जितना मांस खाने व मुर्गियां बेचने से होता है। आदिवासी का धर्म मुख्यधारा से अलग रहा है। बाबा को इससे कोई लेना देना नहीं है। इतिहास में M.A. ललिता इस बात की याद दिलाती है कि वे प्रकृति पूजक रहे हैं। हवन, यज्ञ, पूजन कंठी का विरोध करती है। कहती है, हमारे महादनिया महादेव वही नहीं है जो लंगटा बाबा के हैं। हमारे महादेव ये पहाड़, ये पाट जो हमें पालता है। हमार सरना माई न केवल सकुआ गाछ में है बल्कि सारे वनस्पतियों में समाई है। हमारे यहाँ अन्य की अवधारणा ही नहीं है। जिस समाज के पास इतनी खूबसूरत अवधारणा, इतनी बड़ी सोच हो, उन्हें किसी लंगटा बाबा की शरण में जाने की ज़रूरत ही क्या है। आदिवासी असुर, औरत की दशा और दिशा। असुर समाज में औरत मुख्य धारा के बरक्स बेहतर दिखाई देती है। असुरों में औरत कमजोरी की नहीं, समझदारी की प्रतीक मानी गई है। ये महिला को सियानी संबोधित करते हैं। याद रहे, शब्द है सियानी, न कि जनानी। जनानी जनन व जन्म देने की प्रक्रिया से जुड़ी होती है, जबकि सियानी समझदारी लिए हुए हैं। असुर महिला का सयानापन सिंह बोंगा की कथा में भी आता है। जब सिंह बोंगा असुरों को मार देता है, तब महिलाएं सिंह बोंगा के पैर पकड़कर
रोकने की कोशिश करती है, भले ही उसकी कीमत अपना रूप बिगाड़कर भूत चुड़ैल के रूप में देती है। बुधनी और ललिता जैसी युवतियों के बावजूद ऐसी भी ढेर सारी युवतियां हैं जिनका बेरहमी से शोषण होता है। खदान के मेठ, मुंशी, क्लर्क, अफसरों के डेरों पर खटने वाली युवतियां हैं। इनकी देह नकली जेवरों से सजने लगती है। ऐसी मजबूर आदिवासी महिला के लिए ही यह गीत गाया गया है। मेठ संगे नज़र मिलाई ले, मुंशी संग लासा लगाई ले, कचिया लोबे कुला डुबाले रुपया, लोबे जात डुबाले, गरीब आदिवासी भूख से बेहाल होकर अपनी बहू बेटियों को काम करने भेजते हैं। तो नतीजा सामने आता है। घासी टोले के लड़के लड़कियों के नाक नक्श, रूप रंग सब बाबुओं से मिलने लगते हैं। घासी टोले में परित्यक्ता विधवा बेटियों की बाढ़ सी आ जाती है। आदिवासी औरतों का यौन शोषण गैर आदिवासी करते हैं, तो ऐसा कर्म करने में धर्म धुरीण भी पीछे नहीं है। असुरों में औरतों की आज़ादी की लंबी परंपरा रही है। असुर महिला सैया जोड़ने से मतलब लिविंग टुगेदर की परंपरा के तहत जीवन साथी के साथ रह सकती है। जब कभी विवाह में देरी या अड़चन आ जाती है तब लड़का लड़की साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेटा बेटी को शादी से पहले शादी की रस्म निभानी पड़ती है। कभी कभी एक ही मड़वे में माँ बाप शादी करते हैं। किसी भी आदिवासी समुदाय में औरत का शोषण जैसी बीमारी बाहरी दिखों की घुसपैठ से आरंभ होती है। असुर औरत भी अपवाद नहीं है। एक तरफ बुधनी और ललिता है जो आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, तो दूसरी तरफ मजबूर आदिवासी महिलाएं हैं जिनका सब तरह से शोषण किया जाता है। आज के देवताओं से असुर आदिवासियों का संघर्ष, जंगल पहाड़ तक पहुंचने और आदिवासियों के जीने मरने व संघर्ष की कहानी को इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में कई संस्थानों के चेहरों से नकाब उतरता नजर आता है। लोकतांत्रिक सरकार व लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दावा करने वाली ज़मीनी सच्चाई से कोसों दूर दिखाई देते हैं। सरकार व मीडिया के लिए जंगल में घटते भेड़िया चिंता का कारण है, जबकि आदिवासी घुसपैठिए हैं। पुलिस की बेवजह प्रताड़ना के खिलाफ आदिवासियों द्वारा थाने में धरना प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस गोली चला देती है, जिसमें 6 आदिवासी मारे जाते हैं। आदिवासियों पर पुलिस का नृशंस अत्याचार मीडिया के लिए कोई खबर नहीं। अखबारों में तीसरे पेज पर यूँ छपता है, पाथर पाट में हुए पुलिस मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों में कुख्यात एरिया कमांडर बालचंद भी शामिल है। अंत में इस बात का भी उल्लेख था कि भागते समय नक्सली लाशें उठा ले गए। पुलिस फोर्स लाशों की तलाश कर रही है। पुलिस की छवि कभी भी आदिवासियों के लिए बेदाग नहीं रही। एक सामान्य असुर मीडिया और पुलिस वालों के लिए किस नीति के तहत नक्सली बना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उपन्यास में अन्य कई रोचक सामाजिक व मानव शास्त्रीय जानकारियाँ हैं। असुर 3 भागों में बटे हैं, वीर असुर, आगरिया और बिरजिया। यहाँ वीर बहादुर के अर्थ में नहीं, जंगल के अर्थ में है। ऋग्वेद के प्रारंभ में असुर देवताओं के रूप में चित्रित होते हैं जो अंत तक दानवों में बदल जाते हैं। अगरियों की पैदाइश जैसे आग से मानी जाती है, वैसे अंगिरा ऋषि भी आग से उत्पन्न बताए जाते हैं। आग की खोज और देवताओं की लड़ाई कई जगह प्रचलित रही है। अखड़ा असुरों का सार्वजनिक पंचायती स्थल होता है, जहाँ गुरुवार के दिन गांव के बुजुर्ग समझदार सयाने बैठकर घर गांव की समस्याओं पर बतियाते हैं। सोमा का बाबा अपनी ज़मीन खदान दलाल को क्यों बेचता है, इसका पता भी वहीं चलता है, तो उसका समाधान कागजी कार्रवाई भी वहीं की जाती है। आदिवासी के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया और पुलिस बिल्कुल भी नहीं है। आदिवासी से मीडिया का किसी तरह का सरोकार नहीं। मीडिया न केवल ग्लोबल गांव के देवता के साथ है, अपितु सरकार के पक्ष में है। उसे सरकारी हिंसा न भवती
साबित करनी है। पुलिस प्रशासन आदिवासी आंदोलन को कुचलने के हर हथकंडे अपनाता है। अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों पर जलियांवाला कांड को अंजाम दिया जाता है। अपने गलत कारनामों को सही साबित करने के लिए गरीब गुरबों को नक्सली घोषित कर देना इनके बायां हाथ का खेल है। आम जनता को भी पता है कि पुलिस हिरासत में दिए बयान को कोर्ट सही नहीं मानती, लेकिन जब पुलिस के कहे को मीडिया बिना जांच पड़ताल के अक्षर से लेकर एक बात निश्चित कर डालता है कि लोकतंत्र के नाम पर देश में निश्चित वर्ग का हित पोषण किया जा रहा है, जहां आदिवासी के लिए किसी तरह का स्थान नहीं बचा है। पुलिस प्रशासन और मीडिया दोनों ही ग्लोबल गांव के देवता के पिट्ठू है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां पर्यावरण के खिलाफ है। इसके बावजूद सरकार ग्लोबल गांव के देवों अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हर शर्त देश, पर्यावरण व संविधान के खिलाफ होते हुए भी स्वीकार कर रही है। कमज़ोर आदिवासी की आवाज़ हर संभव दबाई जा रही है। उनकी आवाज़ दबाने में मीडिया आदिवासियों के साथ न होकर ग्लोबल देवों के साथ होता है। उड़ीसा के नीलगिरी पहाड़ी से बॉक्साइट खनन का ठेका वेदांत कंपनी से केंद्र सरकार वापस ले लेती है। पर्यावरण के निश्चित मापदंडों के लगातार उल्लंघन करने पर केंद्र सरकार खनन परियोजना को खारिज करती है। वन्यजीव विशेषज्ञ बेलिंदा राइट इसे लोगों के सशक्तिकरण का महान कदम बताते हैं। दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इस फैसले को उड़ीसा के निर्धन आदिवासी और हाशिए के लोगों के पक्ष में बताया। सुप्रीम कोर्ट के ऋतक दत्ता तो यहाँ तक कहते हैं कि इस तरह के उल्लंघन की स्थिति में सरकारी अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह फैसला नीलगिरी पहाड़ी के आसपास रहने वाले आदिवासियों के लिए बड़ी राहत है, पर झारखंड के असुर इसी बॉक्साइट के खनन से बने गड्ढे और बिगड़ते पर्यावरण के कुपरिणाम भोगने के लिए अभिशप्त है। असुरों की अस्मिता की लड़ाई अपने रूप में लघुकाय होते हुए भी उपन्यास अपना संदेश देने में सफल रहा है। उपन्यास में ग्लोबल गांव के प्रतीकार्थ हैं। लोकतंत्र का दम भरने वाले नेता बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गोद में बैठे नजर आते हैं। ग्लोबल गांव के देवता की ताकत वैदिक देवों से अधिक होने का साफ मतलब निकलता है कि जिन देवों से असुर सदियों लड़ते झगड़ते रहकर भी हारने के बावजूद पुनः उठ खड़े होते रहे हैं, वे इन आधुनिक देवों के सामने अब इस योग्य बचने वाले नहीं हैं कि पुनः संघर्ष कर सके। इन ग्लोबलाइज्ड देवों से खतरा न केवल जंगलवासियों को है, अपितु कालांतर में देश के हर उस नागरिकों के लिए खतरा है जो ज़मीन व अपने श्रम पर आश्रित है। देश की 80% आबादी के सामने गुलामी का खतरा मंडरा रहा है। ये वही ग्लोबल देव है जिनका सरकार सेज के नाम पर सारे अवसर प्रदान कर रही है, जिसे आम किसानों आदिवासियों से छीन कर दिया जा रहा है। माना कि ग्लोबल गांव के देवता के पास असीम शक्ति है, फिर भी आम नागरिक की लोकतंत्र में किसी भी तरह से कम कीमत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये ग्लोबलीय देव एक दिन जब भस्मासुर बनकर उभरेंगे तब इनसे बचना मुश्किल हो जाएगा। आज आदिवासी भूख से बेहाल है। वो भूखा रहकर भी अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी मांग महज 2 जून के खाने से अधिक नहीं है। ऐसे में सरकार आम आदिवासी के साथ न होकर उनके साथ है जो देश में घुसपैठ कर चुके हैं। चौथा स्तंभ और सरकार दोनों का कर्तव्य और संवैधानिक दायित्व बनता है कि आदिवासी हितों की रक्षा हो, पर ये सब डॉलर की थैली पाकर मौन धारण कर लेते हैं। वेदांत शिंडाल्को कंपनियों को सरकार सुविधा मुहैया कराती है। पुलिस प्रशासन विरोध करने वालों को ठिकाने लगाना अपना दायित्व समझता है। कंपनियों को बिना व्यवधान काम करने का अवसर देने के लिए प्रतिरोधी आदिवासियों को उग्रपंथी नक्सली कहकर रास्ते से हटाने का बहाना मिल जाता है। आदिवासियों द्वारा किए जाने वाले प्रतिरोध से निपटने में जब पुलिस असफल हो जाती है तो वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी जाती है। उपन्यास
ग्लोबल गांव के देवता की यही मूल थीम है कि ये नया देव इतना ताकतवर है कि हर कोई उसके आगे नतमस्तक है। सरकार की हर संस्था उसके साथ खड़ी दिखती है। उसके विरोध में कोई है तो सिर्फ आम जनता, साधनहीन आदिवासी और असुर है। भूखी नंगी आदिवासी जनता कब तक उनकी ताकत के सामने ठहर सकेगी? वे असुर जो पौराणिक देवों के सामने हार कर भी अपना अस्तित्व बनाए रहने में सफल रहे थे, आज उन्हें अपने आप को ग्लोबल देवों के सामने बचा पाना नामुमकिन हो गया है। ये ग्लोबल देवता असीम ताकत के धनी है। हर देश की संस्था इनके अनुसार चल रही है। जनता के साथ खड़ा होने वाला मीडिया इनके पायथानों में घुटनों के बल बैठा नजर आ रहा है। ऐसे में कौन होते हैं ये असुर जो पहाड़ों और जंगलों पर अपना दावा करके जीवित रह सकते हैं? निष्कर्ष: विकास की चरम परिणति महानगरों में देखी जा सकती है। विकास का दर्शन देने वाले आज पिछड़े देशों के सिरमौर बने हुए हैं। भारत जैसे विकास के सपने देखने वाले देश लोटपोट हुए जा रहे हैं कि वे भी कल की महाशक्ति इसी रास्ते पर चलकर बन सकेंगे। एक तरफ महाशक्ति के सपने देखे जा रहे हैं, दूसरी तरफ देश में आदिम जीवन जीने वाले हैं जिनके लिए रहने के लिए स्थान नहीं है। उनका क्या भविष्य होगा? ऐसे असहज बेचैन कर देने वाले सवालों से दो चार करवाता उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता। आज भागते दौड़ते वैश्विक दौर में लघु रचना करना, कम से कम में अपनी बात कह देना आज की ज़रूरत है। उपन्यास का शिल्प और संरचना कथ्य के अनुसार चुस्त दुरुस्त है। यह उपन्यास कमज़ोर लोगों की आवाज़ कहा जा सकता है, किंतु यह ऐसी आवाज़ है जो आज से नहीं सदियों से दबाई जा रही है। आदिवासी अपनी अस्मिता की लड़ाई आज से नहीं लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई वैदिक युग से लड़ी जा रही है। इंद्र असुरों से लड़ता रहा, देवासुर संग्राम होते रहे। पुराण भरे पड़े हैं कि देवता ऐशो आराम में डूबकर असुरों से हारते रहे हैं। वे असुर जो देवताओं से लड़ते हुए हारने पर भी पुनः पुनः लड़ते और जीते रहे हैं, आज उनका सामना ग्लोबल गांवों के सर्वशक्तिवानों से हो रहा है। इस संघर्ष में उनकी हार सुनिश्चित है। यह हार सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहने वाली है। अगर आदिवासी जंगल में हारेगा तो निश्चित ही पूरे देश की मानवता हार जाने वाली है। धन्यवाद।